दोस्तों, डेट नोट कीजिए। 18 जुलाई 1318। जगह तबरीज, जो आज के ईरान में है। एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा झुर्रिंग यानी रिंकल से भरा है, उसे घसीटकर शहर के बीच वाले मैदान में लाया जा रहा है। ये कोई आम अपराधी नहीं है। कुछ महीने पहले तक ये दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर द इल्खानेट का सबसे ताकतवर आदमी था। उसके एक सिग्नेचर से फौजें हिल जाती थीं। उसकी एक किताब के लिए एम्परर्स लाइन में लगते थे। लेकिन आज आज उस पर इल्जाम है कि उसने अपने ही सुल्तान, अपने ही बेटे जैसे राजा उलजाइटू को जहर देकर मारा है। भीड़ चिल्ला रही है, गद्दार, यहूदी, पॉइजनर। जल्लाद अपनी तलवार उठाता है, लेकिन सजा सिर्फ मौत नहीं है। सजा है डेमिनेटियो मेमोरिया, यानी याददाश्त को मिटा देना। उसकी गर्दन काटी गई, उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काटकर तबरीज के दरवाजों पर लटका दिया गया। उसकी बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राब रशीदी को लूट लिया गया। उसकी किताबों को कॉपी करने वाले 500 कैलीग्राफर्स को भागना पड़ा। वो आदमी था रशीद अल दीन फदलुल्लाह हमदानी, द डॉक्टर, द विजीर, द हिस्टोरियन। दुनिया का पहला आदमी जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने की हिम्मत की, जिसने जामी अल तवारीख यानी कंपेंडियम ऑफ क्रॉनिकल्स लिखकर चीना से लेकर यूरोप तक के इतिहास को एक धागे में पिरोया। लोगों ने उसे मारा क्योंकि वो चाहते थे कि उसका नाम मिट जाए। लेकिन 700 साल बाद हम मंगोल एम्पायर को चंगेज खान की तलवार से नहीं, बल्कि रशीद अल दीन की कलम से जानते हैं। अगर ये आदमी नहीं होता तो हमें कभी पता नहीं चलता कि मंगोल्स असल में कौन थे। आज हम उस टाइम कैप्सूल को खोलेंगे। स्वागत है द कीपर ऑफ सीक्रेट्स की मास्टर क्लास में। द कॉन्टेक्स्ट, अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, द पैक्स मंगोलिका। रशीद अल दीन को समझने के लिए हमें उसकी दुनिया को समझना होगा। इमेजिन कीजिए 13 सेंचुरी का आखिरी दौर। जंगेज खान और उसके बेटों ने दुनिया को जीत लिया था। चीना से लेकर पोलैंड तक एक ही फ्लैग था, दी मंगोल एम्पायर। लेकिन 1258 में बगदाद को जलाने के बाद मंगोल्स बदल रहे थे। एम्पायर 4 हिस्सों में बढ़ गया था। ईरान, इराक और सेंट्रल एशिया का हिस्सा बन गया द इल्खानेट। यहाँ के रूलर्स इल्खान्स कहलाते थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेल्टिंग पॉट था। तबरीज की सड़कों पर आपको इटालियन मर्चेंट्स, चाइनीज डॉक्टर्स, इंडियन मैथमेटिशियंस और टिबेटन मंक्स एक साथ चाय पीते हुए मिल जाते थे। बॉर्डर्स खत्म हो चुके थे। द सिल्क रोड वॉज ओपन। लेकिन मंगोल्स के पास एक प्रॉब्लम थी। वो वॉरियर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं। उन्हें तलवार चलाना आता था, लेकिन टैक्स कलेक्ट करना, मेडिसिन बनाना या हिस्ट्री लिखना नहीं आता था। उन्हें ज़रूरत थी ब्रेन्स की, और ये ब्रेन उन्हें मिला एक ऐसे आदमी में जो सोसाइटी का सबसे बड़ा आउटसाइडर था। द आउटसाइडर, फ्रॉम हमदान टू द कोर्ट। रशीद अल दीन का जन्म 1847 एडी में हमदान, ईरान में हुआ था। वो एक जूइश फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पिता एक फार्मासिस्ट या अपोथेकेरी थे। बचपन से ही रशीद ने सीखा कि हर्ब्स कैसे मिक्स करते हैं, जहर और दवा में क्या फ़र्क होता है। उस वक्त मंगोल्स के राज में मेरिटोक्रेसी थी। अगर आप काम के हो तो आपका रिलीजन मैटर नहीं करता। रशीद ने जवानी में इस्लाम कबूल कर लिया, हालांकि उसके दुश्मन हमेशा उसे द जू कहकर टॉन्ट मारते थे। वो एक फिजिशियन बन गया। हकीम होना आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने जैसा था। हर राजा को डर था कि कोई उसे जहर दे देगा, इसलिए डॉक्टर ही राजा का सबसे करीबी इंसान होता था। वो खाना चेक करता था, वो हेल्थ चेक करता था। रशीद की एंट्री इल्खानेट कोर्ट में सुल्तान अबाका खान के टाइम में हुई। लेकिन उसका असली राइज शुरू हुआ जब एक नया यंग और रेवोल्यूशनरी लीडर पावर में आया। वो लीडर जो रशीद का सोलमेट बनने वाला था, गजान खान। द प्रिंस एंड द अपोथेकेरी, द राइज ऑफ गजान। 1295 एडी। इल्खानेट में सिविल वॉर चल रही थी। मंगोल प्रिंसेस आपस में लड़ रहे थे। इकोनॉमी डूब रही थी। पेपर मनी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। एक यंग प्रिंस गजान पावर लेने के लिए आगे आया। गजान छोटा था, दिखने में अजीब था, लेकिन उसका दिमाग शार्प था। वो बुद्धिज्म फॉलो करता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे ईरान पर राज करना है तो उसे वहां के लोगों का दिल जीतना होगा। यहाँ रशीद अल दीन ने अपना पहला बड़ा पॉलिटिकल दांव खेला। रशीद ने गजान को एडवाइस दी कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो पर्शियन लोग और मंगोल आर्मी एक हो जाएंगे। गजान ने बात मान ली। 1295 में गजान खान ने इस्लाम कबूल किया, और उसके साथ 1 लाख मंगोल सोल्जर्स ने भी इस्लाम कबूल किया। ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। मंगोल्स अब इन्वेडर्स नहीं, रूलर्स बन गए। गजान सुल्तान बना और रशीद अल दीन उसका ग्रैंड विजीर। लेकिन रशीद सिर्फ साइन करने वाला मिनिस्टर नहीं था, वो कुक था। गजान को स्पेशल डाइट देता था। वो आर्किटेक्ट था, वो इकोनॉमिस्ट था। उसने टैक्स सिस्टम सुधारा। लेकिन गजान के दिमाग में एक डर था, एक अजीब सा डर जो किसी दुश्मन से नहीं था। द फियर ऑफ फॉरगेटिंग, द ओरिजिन ऑफ द बुक।
एक रात गजान खान अपने तंबू में उदास बैठा था। रशीद अल-दीन वहां पहुंचा। गजान ने कहा, रशीद, हम मंगोल्स ने दुनिया जीत ली, लेकिन हम बदल रहे हैं। हमने पर्शियन कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, हमने अरबी बोलना शुरू कर दिया है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि हम कौन थे। वो भूल जाएंगी कि चंगेज खान ने कैसे स्टेप पर घोड़े दौड़ाए थे। वो भूल जाएंगी हमारे ट्रेडिशंस, हमारे युद्ध, हमारी कहानियां। हम हिस्ट्री से गायब हो जाएंगे। ये डर जेन्युइन था। मंगोल्स के पास रिटन हिस्ट्री नहीं थी। वो ओरल ट्रेडिशंस यानी जुबानी कहानियों पर चलते थे। गजान ने रशीद को ऑर्डर दिया, रशीद, तुम मेरे लिए एक किताब लिखो, एक ऐसी किताब जिसमें मंगोल्स की पूरी हिस्ट्री हो, ताकि 1000 साल बाद भी लोग जान सके कि हम कौन थे। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया तारीख है गजानी, द हिस्ट्री ऑफ गजान। लेकिन रशीद अल-दीन एक विजनरी था। उसने सोचा, सिर्फ मंगोल्स की हिस्ट्री क्यों, हमारे दरबार में चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, फ्रैंक्स यानी यूरोपियंस हैं, क्यों ना मैं दुनिया की हिस्ट्री लिखूं। द इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, गैदरिंग द सोर्सेज। रशीद अल-दीन ने जो टास्क उठाया वो आज के ज़माने में गूगल मैप्स बनाने जैसा था, लेकिन बिना इंटरनेट के। उसे डेटा चाहिए था, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उसने तबरीज़ को दुनिया का इन्फॉर्मेशन हब बना दिया। उसने गजान खान की पावर यूज की। उसने चाइना से एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री की किताबें मंगवाईं। उसने कश्मीर से एक बुद्धिस्ट मंक कमल श्री को बुलाया ताकि वो बुद्धा की लाइफ और इंडिया की हिस्ट्री लिख सके। उसने कैथोलिक मंक्स से यूरोप, पोप और रोमन एम्परर्स की हिस्ट्री पूछी। उसने बुलाट चिंगसैंग, जो एक मंगोल एम्बेसडर था, उससे मंगोल ट्राइब्स की सीक्रेट हिस्ट्री अल्तन डेप्टर सुनी। सोचिए, वो सीन, रशीद अल-दीन बैठा है। उसकी एक तरफ एक कश्मीरी पंडित बैठा है जो संस्कृत से ट्रांसलेट कर रहा है। दूसरी तरफ एक चाइनीज स्कॉलर बैठा है जो ब्रश से कैरेक्टर्स लिख रहा है। तीसरी तरफ एक मंगोल वॉरियर बैठा है जो पुरानी जंग की कहानी सुना रहा है। रशीद इन सबको सुन रहा है, फिल्टर कर रहा है और पर्शियन में लिख रहा है। वो सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहा था, वो सिंथेसाइज कर रहा था। वो दुनिया को बता रहा था कि देखो, बुद्धा और जीसस अलग नहीं है, वो एक ही डिवाइन प्लान का हिस्सा है। देखो, मंगोल्स और टर्क्स का ओरिजिन एक ही है। द फर्स्ट वॉल्यूम, तारीख है गजानी। सबसे पहला फोकस था मंगोल्स पर। रशीद अल-दीन ने वो लिखा जो आज हमारे लिए गोल्ड माइन है। उसने चंगेज खान की लाइफ, उसके एंसेस्टर्स और उसकी बैटल्स को डिटेल में डॉक्यूमेंट किया। उसने मंगोल्स के ट्राइब्स के नाम, उनके निशान, तमगाज, उनके खाने के तरीके सब रिकॉर्ड किए। लेकिन 1304 एडी में बुक कंप्लीट होने से पहले एक ट्रेजेडी हो गई। गजान खान की मौत हो गई। वो सिर्फ 32 साल का था। रशीद अल-दीन टूट गया। उसने अपना पेट्रन, अपना दोस्त खो दिया था। लेकिन नया सुल्तान उलजाइटू, गजान का भाई, पावर में आया। उलजाइटू ने रशीद से कहा, मेरे भाई का काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अब इसे बड़ा करो। इसे सिर्फ मंगोल्स की हिस्ट्री मत रखो, मेक इट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह जंग हुआ जामी अल तवारीख का, द कंपेंडियम ऑफ क्रॉनिकल्स। रशीद अल-दीन अब सिर्फ वजीर नहीं था, वो एक नॉलेज फैक्ट्री चला रहा था। लेकिन कोर्ट में दुश्मन पैदा हो रहे थे। एक नया राइवल ताजुद्दीन अली शाह रशीद की पावर से जल रहा था। वो सुल्तान उलजाइटू के कान भर रहा था। रशीद बहुत पैसा खर्च कर रहा है किताबों पर। रशीद यहूदी है, वो हमारा पैसा चुरा रहा है। रशीद को पता था कि उसके पास वक्त कम है। उसे सिर्फ किताब नहीं लिखनी थी, उसे उस किताब को सरवाइव करवाना था, क्योंकि मंगोल्स के राज में आज जो फेवरेट है, कल उसका सर कटेगा। रशीद ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसकी मौत के बाद भी उसकी किताबों को बचा सके। उसने बनाया द राब-ए-रशीदी। अगले हिस्से में हम चलेंगे राब-ए-रशीदी के अंदर, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी सिटी। हम देखेंगे कि कैसे रशीद अल-दीन ने इंडियंस, चाइनीज और फ्रैंक्स की हिस्ट्री लिखी, और कैसे उसने आर्ट को यूज किया हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए। क्या रशीद अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को बचा पाएगा, या अली शाह की साजिश उसे खत्म कर देगी? चलिए चलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम पन्नों पर बनी दुनिया को देखेंगे। दोस्तों, आज हम गूगल करते हैं तो हमें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन 1300 एडी में अगर किसी को जानना था कि चाइना में कौन सी दवाई बनती है, या यूरोप में पोप कौन है, या इंडिया में बुद्धिज्म का क्या मतलब है, तो वो गूगल नहीं करता था। वो तबरीज जाता था, वो राबे रशीदी जाता था। राशिद अल दीन सिर्फ एक हिस्टोरियन नहीं था, वो एक नॉलेज एंटरप्रेन्योर था। उसने सुल्तान ओल्जाइटू से कहा, सिर्फ किताब लिखना काफ़ी नहीं है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां नॉलेज पैदा हो और सुरक्षित यानी सेफ रहे। उसने अपनी जेब से, जो कि बहुत गहरी थी, तबरीज के बाहर एक पूरा शहर बसाया। इसका नाम था रब-ए-राशिदी, राशिद स्क्वाटर। ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ 30,000 घर थे। यहाँ 24 कारवांसराइज यानी होटल्स थे ट्रैवलर्स के लिए। यहाँ पेपर मिल्स थीं जो दिन रात बेस्ट क्वालिटी पेपर बनाती थी। यहाँ हॉस्पिटल्स थे जहाँ चाइना और इंडिया के डॉक्टर सर्जरीज करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ एक लाइब्रेरी थी जिसमें 7,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स थे।
राशिद अल दीन सुबह सुल्तान का एम्पायर चलाता था एज ग्रैंड विजियर और शाम को इस नॉलेज सिटी का डीन बन जाता था। यहाँ उसने शुरू किया अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, दुनिया के हर कल्चर की हिस्ट्री लिखना। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रैंक्स यानी यूरोपियंस। उस जमाने में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध चल रहे थे। नफरत अपने पीक पर थी, लेकिन राशिद अल दीन ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त इम्पॉसिबल था। उसने बायस यानी पक्षपात को साइड में रख दिया। उसने डोमिनिकन मंक्स यानी क्रिश्चियन साधुओं और इटालियन मर्चेंट्स यानी वेनिशियंस या जेनोईज को अपने दरबार में बुलाया। उसने उनसे पूछा, मुझे बताओ तुम्हारे किंग्स कौन है, तुम्हारा पोप कैसे चुना जाता है, होली रोमन एम्पायर क्या है। उसने द हिस्ट्री ऑफ द फ्रैंक्स यानी तारीख ए अफरंज लिखी। इसमें उसने बिना किसी नफरत के लिखा कि पोप यानी पापा मेसाया का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। उसने यूरोपियन ज्योग्राफी को मैप किया। उसने बताया कि कैसे वहाँ किंग्स और पोप्स के बीच पावर स्ट्रगल चलती है। ये इस्लाम की हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मुस्लिम स्कॉलर ने यूरोप को दुश्मन की नज़र से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी की नज़र से देखा। वो समझ गया था कि दुनिया सिर्फ इस्लाम और मंगोल्स तक सीमित नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी हिंद एंड कश्मीर। राशिद अल दीन की नज़र हिंदुस्तान पर भी थी, लेकिन उस वक्त इंडिया में मुस्लिम्स का राज बढ़ रहा था, दिल्ली सल्तनत, और पुरानी नॉलेज डिस्ट्रॉय हो रही थी। राशिद ने सोचा, हमें इंडिया की असली फिलॉसफी को रिकॉर्ड करना होगा इससे पहले कि वो खो जाए। उसने कश्मीर से एक महान बुद्धिस्ट मंक कमलाश्री बख्शी को बुलाया। राशिद ने कमलाश्री से पूछा, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, युग्स क्या हैं, अवतार्स क्या हैं। राशिद ने अपनी किताब तारीख ए हिंद में युगाज यानी एरा के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उसने रामायण और महाभारता की स्टोरीज को पर्शियन ऑडियंस के लिए समराइज किया। उसने बुद्धा को प्रॉफिट जैसा दर्जा दिया। उसने लिखा, बुद्धा एक महान आत्मा थे जिन्होंने सच्चाई की खोज में अपना महल त्याग दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि राशिद अल दीन ने ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स यानी पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया, बिना इसे क्रिटिसाइज किए। वो चाहता था कि पर्शियन और मंगोल लोग समझे कि उनके पड़ोसी सोचते कैसे हैं। ये कंपैरेटिव रिलीजन की शुरुआत थी। द आर्ट ऑफ द बुक, द विजुअल रेवोल्यूशन। राशिद अल दीन जानता था कि लोग लंबी टेक्स्ट्स पढ़कर बोर हो जाते हैं। उसे अपनी हिस्ट्री को सिनेमैटिक बनाना था, तो उसने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, इलस्ट्रेशंस यानी चित्र। उसने रब ए राशिदी में दुनिया भर के आर्टिस्ट्स को बुलाया। चाइनीज आर्टिस्ट्स आए, वो बादलों और पहाड़ों को बनाना जानते थे ड्रैगन स्टाइल में। पर्शियन आर्टिस्ट्स आए, वो चेहरों और कपड़ों में डिटेल भरना जानते थे। अरब कैलीग्राफर्स आए, वो लिखाई को सुंदर बनाना जानते थे। इन सब ने मिलकर एक नया आर्ट स्टाइल बनाया, द इल्खानिट स्टाइल। अगर आप आज द लंदन मैन्युस्क्रिप्ट या द एडिनबर्ग कोडेक्स देखें तो आपको दिखेगा, प्रॉफिट मोहम्मद की पेंटिंग में चाइनीज बादलों का डिजाइन है। इंडियन एलिफेंट्स को पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। यूरोपियन नाइट्स को मोंगोल आर्मर्स में दिखाया गया है। ये ग्लोबलाइजेशन था कैनवस पर। राशिद अल दीन ने आर्ट के जरिए दुनिया को एक कर दिया था। द बैकअप सर्वर, द सिस्टम ऑफ सर्वाइवल। लेकिन दोस्तों, राशिद अल दीन एक बुद्धिमान आदमी था। वो कोर्ट पॉलिटिक्स को समझता था। उसे पता था कि ताजुद्दीन अली शाह, उसका राइवल विजियर, उसके खून का प्यासा है। उसे पता था कि जिस दिन सुल्तान उलजाई तू मरेगा, उस दिन राशिद की गर्दन खतरे में होगी, और अगर राशिद मरा तो उसकी किताबें जला दी जाएंगी। तो राशिद ने एक डिजिटल बैकअप जैसा सिस्टम बनाया, 14th सेंचुरी स्टाइल। उसने अपनी विल में यानी वसीयत में लिखा और फंड्स एलोकेट किए कि हर साल जामे अल तवारिख की 2 कॉपीज यानी एक अरबिक एक पर्शियन बनाई जाएंगी। इन कॉपीज को सर्टिफाई किया जाएगा और दुनिया के अलग अलग हिस्सों यानी कायरो, दिल्ली और चाइना में भेजा जाएगा। जो भी स्क्राइब कॉपी बनाएगा उसे हैवी बोनस मिलेगा। उसने रब ए राशिदी के बजट में से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कॉपीइंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी था। यही वजह है कि आज राशिद अल दीन मर गया, रब ए राशिदी तबाह हो गया, लेकिन उसकी किताबें लंदन, एडिनबर्ग और इस्तांबुल में जिंदा हैं। उसने अपनी लेगेसी को डिसेंट्रलाइज कर दिया था। द शैडो ऑफ डेथ, द राइवलरी। 1312 एडी से 1315 एडी तक राशिद अल दीन अपनी पावर के पीक पर था, लेकिन पावर एक जहर है। उसका राइवल ताजुद्दीन अली शाह सुल्तान ओलजाइतो का दूसरा विजियर था। अली शाह एक चालाक, मैनिपुलेटिव और करप्ट आदमी था। वो राशिद की इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी से जलता था। अली शाह ने सुल्तान के कान भरने शुरू किए। सुल्तान, राशिद अपनी यूनिवर्सिटी पर इतना खर्च कर रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। सुल्तान, राशिद यहूदी यानी ज्यू है, क्या आप एक यहूदी पर इतना भरोसा कर सकते हैं। सुल्तान, राशिद फेक मेडिसिन्स बनाता है।
राशिद ने इन अटैक्स को इग्नोर किया। उसे लगा उसका काम उसे बचा लेगा। उसे लगा सुल्तान ओल्जाई तो उसका दोस्त है। लेकिन 1316 एडी में किस्मत ने पलटा खाया। सुल्तान ओल्जाइतु बीमार पड़ गया। उसके पेट में तेज दर्द था, डायसेंट्री यानी डायरिया। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ एक डॉक्टर बचा था जो उसे बचा सकता था, राशिद अल-दीन। अली शाह ने मौका देखा। उसने राशिद को फोर्स किया, तुम सुल्तान का इलाज करो, अगर वो मरे तो तुम्हारी जिम्मेदारी। राशिद ने सुल्तान को एक दवा दी, इमेटिक यानी वॉमिट करवाने वाली दवा। सुल्तान की तबीयत और बिगड़ गई। 16 दिसंबर 1316 सुल्तान ओल्जाइतु की मौत हो गई। और उसकी मौत के साथ ही राशिद अल-दीन का प्रोटेक्शन खत्म हो गया। अब सुल्तान मर चुका है। नया सुल्तान अबू सईद बहादुर खान सिर्फ एक बच्चा है, टीनेजर। असली ताकत अब अली शाह और मंगोल जनरल्स के हाथ में है। वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। वो इल्जाम लगाएंगे, राशिद ने सुल्तान को जहर दिया है। अगले हिस्से में हम देखेंगे द ट्रायल एंड द एग्जीक्यूशन। हम देखेंगे कि कैसे 70 साल के इस बुजुर्ग स्कॉलर को कोर्ट में घसीटा गया, कैसे उसने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, और कैसे उसकी मौत के बाद उसके सपनों के शहर रब ए राशिदी को ईंट से ईंट तोड़ दिया गया। क्या नॉलेज पावर से जीत सकती है, या तलवार हमेशा कलम को काट देती है? चलिए चलते हैं पार्ट 3 में, द फॉल ऑफ द टाइटन। दोस्तों, पॉलिटिक्स में एक रूल है, किल द किंग मेकर। जो आदमी राजा बनाता है, नया राजा सबसे पहले उसी को मारता है, क्योंकि वो उसकी पावर से डरता है। राशिद अल-दीन दन इल्खानेट को बनाया था। उसने गजान को सुधारा, ओल्जाइतु को गाइड किया। लेकिन अब सुल्तान एक बच्चा था, अबू सईद बहादुर खान, और उस बच्चे के दिमाग को हाईजैक कर लिया था ताजुद्दीन अली शाह ने। अली शाह ने अबू सईद से कहा, तुम्हारे पिता की मौत नेचुरल नहीं थी, राशिद ने उन्हें जहर दिया था। राशिद चाहता है कि इल्खानेट पर यहूदियों का राज हो। ये इल्जाम झूठा था। राशिद ने अपनी जान लगा दी थी सुल्तान को बचाने में। लेकिन फियर यानी डर लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होता है। अबू सईद ने ऑर्डर साइन कर दिया, राशिद अल-दीन और उसके बेटे इब्राहिम को अरेस्ट करो। सोचिए, वो आदमी जिसने दुनिया का इतिहास लिखा, आज वो खुद इतिहास के सबसे गंदे चैप्टर का शिकार बन गया। द ट्रायल, अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। जुलाई 1318 तबरीज के कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। ये ट्रायल नहीं था, ये एक शो था। जजेस अली शाह के खरीदे हुए थे। विटनेसेस को ब्राइब किया गया था। राशिद अल-दीन जो अब 70 प्लस साल का था, उसने अपने डिफेंस में कहा, मैंने सुल्तान को जहर नहीं दिया, मैंने उन्हें इमेटिक यानी वॉमिट करवाने वाली दवा दी थी। सुल्तान की लाइफस्टाइल यानी अल्कोहल और हैवी ईटिंग ने उन्हें मारा है, मेरी दवा ने नहीं। उसने कहा, मैंने इस एम्पायर को 20 साल दिए हैं, मैंने तुम्हारा टैक्स सिस्टम बनाया, तुम्हारी बिल्डिंग्स बनाई, क्या ये मेरा इनाम है? लेकिन अली शाह ने अपना आखिरी कार्ड खेला। उसने राशिद के बेटे इब्राहिम, जो सुल्तान का कप बैरर या शरबत पिलाने वाला था, उस पर इल्जाम लगाया। इब्राहिम ने शरबत में जहर मिलाया था राशिद के कहने पर। वर्डिक्ट पहले से लिखा हुआ था, मौत। सजा सिर्फ मौत नहीं थी, सजा थी क्रूएल्टी। द डे ऑफ द सॉर्ड, 18 जुलाई 1318। तबरीज के एग्जीक्यूशन ग्राउंड में हजारों लोग जमा थे। वही लोग जिन्हें राशिद ने खाना दिया था, आज तमाशा देखने आए थे। जल्लाद ने राशिद अल-दीन से पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? राशिद ने कहा, मेरे बेटे को मेरे सामने मत मारो, मुझे पहले मार दो, मैं अपने बच्चे की मौत नहीं देख सकता। लेकिन अली शाह वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने जल्लाद को इशारा किया, नहीं, पहले बेटे को मारो। राशिद अल-दीन की आंखों के सामने उसके जवान बेटे इब्राहिम का सर काट दिया गया। खून के छींटे राशिद के सफेद दाढ़ी पर गिरे। एक बाप की चीख ने तबरीज के आसमान को हिला दिया। उसके बाद जल्लाद रशीद की तरफ मुड़ा। रशीद ने अपनी आंखें बंद की, कलमा पढ़ा और अपनी गर्दन झुका दी। तलवार चली, दुनिया का ब्रेन धड़ से अलग हो गया। लेकिन अली शाह का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने ऑर्डर दिया कि रशीद के सर को शहर भर में घुमाया जाए। लोगों ने उसके सर पर पत्थर मारे और चिल्लाए, ये है वो यहूदी जिसने सुल्तान को मारा। उसके बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग दरवाजों पर लटका दिए गए। ये ह्यूमिलिएशन थी उस आदमी की जिसने इस्लाम और मंगोल्स को दुनिया में इज्जत दिलाई थी। द बर्निंग ऑफ द लाइब्रेरी, द फॉल ऑफ राबे रशीदी। रशीद के मरते ही अली शाह के गुंडे सोल्जर्स राबे रशीदी की तरफ भागे। वो शहर जो नॉलेज का मंदिर था, अब लूट का अड्डा बन गया था। सोल्जर्स ने लाइब्रेरीज के दरवाजे तोड़ दिए। जो किताबें मैन्युस्क्रिप्ट्स रशीद ने लाखों दिनार खर्च करके लिखवाई थीं, उन्हें टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया या आग लगा दी गई। पेपर मिल्स तोड़ दी गईं। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स भाग गए। स्टूडेंट्स को पीटा गया और निकाल दिया गया। राबे रशीदी जो सिलिकॉन वैली था, वो एक ही रात में खंडहर बन गया। अली शाह ने रशीद की सारी जायदाद जब्त कर ली। रशीद का नाम लेना मना कर दिया गया। एम्पायर में ऑर्डर निकल गया, रशीद अल-दीन का नाम मिटाया जाए। द डार्कनेस, द साइलेंट ईयर्स।
1318 से 1336 तक ये इल्खानेट का डार्क एज था। रशीद अल दीन के बिना एम्पायर कोलैप्स होने लगा। अबू सईद को सुल्तान को एहसास हुआ कि उसने गलती की है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टैक्स सिस्टम फेल हो गया, इकोनॉमी डूब गई। 1335 एडी में अबू सईद बिना किसी वारिस के मर गया और उसके साथ ही इल्खानेट एम्पायर खत्म हो गया। मंगोल्स जो रशीद के बिना ब्लाइंड थे, वो आपस में लड़ लड़कर खत्म हो गए। अली शाह वो अपनी मौत मरा, लेकिन हिस्ट्री ने उसे विलन के रूप में याद रखा। लेकिन रशीद अल दीन के साथ क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए मिट गया? नहीं। याद कीजिए रशीद का बैकअप सिस्टम। जो कॉपीज उसने बनाई थीं वो तबरीज में नहीं थी, वो कॉपीज कायरो, बगदाद और सेंट्रल एशिया पहुंच चुकी थी। तबरीज में आग लगी थी, लेकिन नॉलेज दुनिया में फैल चुका था। द रेजरेक्शन, तिमूर्स डिस्कवरी। सालों बाद 14th सेंचुरी के एंड में एक नया कॉन्करर आया, तिमूर, तैमरलेन। जब तिमूर ने पर्शिया जीता तो उसे रशीद अल दीन की कुछ बची कुची किताबें मिली। तिमूर, जो खुद आर्ट और हिस्ट्री का शौकीन था, वो इन किताबों को देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि कैसे रशीद ने चंगेज़ खान की हिस्ट्री लिखी थी। तिमूर चाहता था कि वो चंगेज़ खान का सक्सेसर माना जाए। तिमूर ने ऑर्डर दिया, इन किताबों को कॉपी करो, इन पेंटिंग्स को दोबारा बनाओ। तिमूर के बेटे शाहरुख ने हेरात, अफगानिस्तान में रशीद अल दीन की लेगेसी को जिंदा किया। उन्होंने जामे अल तवारीख की नई कॉपीज़ बनवाईं। आज जो कॉपीज़ हम म्यूजियम्स में देखते हैं वो ज़्यादातर इसी दौर की हैं। रशीद अल दीन का सर काट दिया गया था, लेकिन उसका दिमाग, उसकी किताबें वापस जिंदा हो गया था। अली शाह हार गया था, रशीद जीत गया था। द मिराक्युलस सर्वाइवल, द एडिनबर्ग एंड लंदन मैन्युस्क्रिप्ट्स। आज हमारे पास रशीद अल दीन की असली जामे अल तवारीख के कुछ हिस्से बचे हैं। इन्हें द एडिनबर्ग कोडेक्स और द खलीली कलेक्शन कहा जाता है, लंदन। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखना एक मिरेकल है। इनके पन्नों पर आग के निशान हैं, इन पर पानी के दाग हैं, कई पन्ने फटे हुए हैं। ये निशान गवाह हैं उस लूटमार के जो राबे रशीदी में हुई थी। लेकिन जब आप इन्हें खोलते हैं, आपको वही वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं। बुद्धा के पीछे का गोल्डन हैलो, मंगोल वॉरियर्स के लाल कपड़े, चाइनीज ड्रैगन्स की नीली आंखें। ये आर्ट इतना पावरफुल था कि तलवार इसे काट नहीं पाई और आग इसे जला नहीं पाई। रशीद अल दीन की लाइफ एक ट्रेजेडी थी, लेकिन उसका काम एक ट्रायम्फ था, एक जीत थी। लेकिन उसकी किताबें हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती, वो हमें सिस्टम बताती हैं। रशीद अल दीन ने कैसे ग्लोबल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया, कैसे उसने बताया कि कोई भी कल्चर आइलैंड नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, और कैसे उसने मंगोल्स जो डिस्ट्रॉयर्स थे उनको बिल्डर्स में बदल दिया। पार्ट 4 में हम फोकस करेंगे द लेगेसी पर। हम डीप डाइव करेंगे जामे अल तवारीख के कंटेंट में। हम देखेंगे कि रशीद ने चंगेज़ खान के बारे में क्या लिखा जो हमें आज तक नहीं पता था, और कैसे उसने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया। अब हम मौत के मैदान से निकलकर वापस विजडम की दुनिया में चलेंगे। तैयार रहिए पार्ट 4 के लिए। दोस्तों, 1960s में मार्शल मैकलुहन ने एक टर्म कॉइन किया था, ग्लोबल विलेज। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया एक गांव बन गई है, लेकिन रशीद अल दीन फजलुल्लाह ने यह काम इंटरनेट से 600 साल पहले कर दिया था। उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें आयरलैंड के बारे में लिखा था, वो जानता था कि वहां कोई सांप नहीं है। कोरिया के बारे में लिखा था, इंडिया के युगास के बारे में लिखा था, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में लिखा था, और चंगेज़ खान की सीक्रेट हिस्ट्री लिखी थी। आज हम उस किताब जामे अल तवारीख का पोस्टमार्टम करेंगे। ये किताब सिर्फ डेट्स और नाम्स की लिस्ट नहीं है, ये एंथ्रोपोलॉजी है, मानवशास्त्र। रशीद अल दीन ने सिर्फ ये नहीं बताया कि राजाओं ने कब जंग लड़ी, उसने बताया कि लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, सोचते क्या थे। आइए देखते हैं कि रशीद अल दीन ने दुनिया को कैसे बदला। डिकोडिंग द मंगोल्स, फ्रॉम मॉन्स्टर्स टू मैन। रशीद अल दीन से पहले दुनिया, यूरोपियंस और अरब्स मंगोल्स को गॉग एंड मगॉग, याजूज मजूज मानती थी। लोग कहते थे ये इंसान नहीं है, ये नरक से आए हुए जानवर हैं, ये कच्चा मांस खाते हैं और खून पीते हैं। रशीद अल दीन जो मंगोल्स का वजीर था, उसने पहली बार उनका ह्यूमन साइड दिखाया। लेकिन उसके पास सोर्स क्या था? दी अल्तन डेप्टर, द गोल्डन बुक। ये मंगोल्स की सीक्रेट हिस्ट्री थी जो सिर्फ मंगोल रॉयल फैमिली के पास रहती थी। इसे पढ़ना आम आदमी के लिए मना था। रशीद अल दीन ने बोलार्ड चिंगसैंग, मंगोल एम्बेसडर की मदद से इस सीक्रेट बुक का एक्सेस लिया। रशीद ने लिखा, जंगेज खान सिर्फ एक किलर नहीं था, वो एक लॉ गिवर था। उसने यासा, मंगोल लॉ को एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि कैसे जंगेज खान ने मेरिटोक्रेसी बनाई, जहां एक चरवाहा भी जनरल बन सकता था अगर वो काबिल हो। उसने लिखा कि मंगोल्स अपने बुजुर्गों, एल्डर्स की कितनी इज्जत करते हैं। रशीद ने मंगोल्स को सिविलाइज कर दिया हिस्ट्री की नज़रों में। उसने बताया कि ओगुस खान तुर्कों का लेजेंडरी फादर और मंगोल्स का ओरिजिन एक ही है। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इसने तुर्क्स और मंगोल्स को जोड़ दिया, जो इल्खानीट की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था। आज हम जंगेज खान के बारे में जो भी पर्सनल डिटेल्स जानते हैं, उसका डर कुत्तों से, उसका प्यार अपनी पत्नी बोर्थ के लिए, वो सब रशीद अल दीन की वजह से है। द विजुअल रेवोल्यूशन, सीइंग द प्रॉफिट। रशीद अल दीन की सबसे बड़ी लेगेसी उसकी आर्ट है। उस जमाने में इस्लामिक आर्ट में फिगर्स, इंसानों की तस्वीर बनाना अनकॉमन था।
रिलीजियस टेक्स्ट में तो बिल्कुल मना था, लेकिन रशीद अल दीन एक कॉस्मोपॉलिटन माहौल में था। उसने देखा कि क्रिश्चियंस के पास जीसस की पेंटिंग्स हैं, बुद्धिस्ट के पास बुद्धा की स्टैचूज हैं। उसने सोचा इस्लाम हिस्ट्री को भी विजुअल होना चाहिए ताकि आम लोग समझ सकें। उसने लाइफ ऑफ द प्रॉफिट को इलस्ट्रेट करवाया। लेकिन ध्यान से देखिए एडिनबर्ग कोडेक्स को। जब आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की तस्वीर देखते हैं जहां वो पैदा हो रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं, तो स्टाइल देखिए, बादल, क्लाउड्स। ये पर्शियन क्लाउड्स नहीं है, ये चाइनीज क्लाउड्स हैं, ड्रैगन स्टाइल में। पहाड़, माउंटेन्स, ये चाइनीज लैंडस्केप पेंटिंग स्टाइल में बने हैं। कपड़े, लोगों ने मंगोल स्टाइल के रोब्स पहने हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि रशीद अल दीन इस्लाम को एक अरब रिलीजन नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल फेथ दिखाना चाहता था। एक ऐसा फेथ जो चाइनीज, मंगोल और पर्शियन कल्चर को अपने अंदर समा सकता था। ये कल्चरल फ्यूजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। द इंडियन चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द अदर। रशीद अल दीन ने तारीख़ हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम हिस्टोरियंस इंडिया को सिर्फ शिर्क, आइडोलेट्री और कुफ्र की ज़मीन मानते थे। अलबिरूनी 11वीं सेंचुरी के बाद रशीद अल दीन वो दूसरा आदमी था जिसने इंडिया को समझने की कोशिश की। उसने कमल श्री, कश्मीरी मॉन्क से पूछा, तुम्हारे भगवान कैसे हैं? रशीद ने अपनी किताब में अवतार्स की लिस्ट दी। उसने राम और कृष्ण की कहानियां लिखी। उसने बुद्धिज्म को बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्लेन किया। उसने लिखा कि हिंदूज मानते हैं कि वक्त टाइम साइक्लिकल है, युगाज। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिनियर टाइम, कयामत तक जाने वाले वक्त से अलग है, लेकिन ये फैसिनेटिंग है। रशीद ने जज नहीं किया, उसने रिकॉर्ड किया। वो चाहता था कि इल्खानेट के लोग समझें कि उनके पड़ोसी इंडिया के पास भी विजडम है। ये रिलीजियस टॉलरेंस का डॉक्यूमेंट था। द फ्रैंकिश क्रॉनिकल्स, मैपिंग यूरोप। रशीद अल दीन ने यूरोप, फ्रैंक्स के बारे में भी लिखा। उसने पोप और एम्परर के बीच के झगड़े, इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन किया। उसने यूरोप की जियोग्राफी को डिस्क्राइब किया, स्पेन से लेकर रशिया तक। उसने लिखा कि आयरलैंड में कोई जहरीले जानवर नहीं होते, लेजेंड ऑफ सेंट पैट्रिक। ये पहली बार था जब किसी ईस्टर्न स्कॉलर ने वेस्ट को इतनी डिटेल में स्टडी किया था। राशिद का मानना था, हिस्ट्री तब तक अधूरी है जब तक हम दुश्मन की कहानी भी न सुन ले। हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट अंटिल वी हियर द स्टोरी ऑफ द एनिमी। द मेथोडोलॉजी, द फर्स्ट फैक्ट चेकर। राशिद अल दीन आज के जर्नलिस्ट की तरह काम करता था। वो अफवाहों यानी कि रूमर्स पर भरोसा नहीं करता था। अगर उसे लिखना होता था कि बैटल ऑफ बगदाद में क्या हुआ, तो वो सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करता था। वो मंगोल सोल्जर्स से पूछता, वो बगदाद के सर्वाइवर्स से पूछता, वो ऑफिशियल लेटर्स चेक करता। अगर सोर्सेज मैच नहीं करते थे तो वो अपनी किताब में लिख देता था, इस घटना के बारे में दो अलग ओपिनियंस हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी थी। उसने सोर्सेज को साइट किया, उसने डेट्स को क्रॉस चेक किया, हिजरी कैलेंडर वर्सेस चाइनीज कैलेंडर वर्सेस मंगोल कैलेंडर। इसलिए आज भी मॉडर्न हिस्टोरियंस राशिद अल दीन को द फर्स्ट वर्ल्ड हिस्टोरियन मानते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, द लेटर्स ऑफ वजीर। राशिद अल दीन की एक और किताब है, मुकादबाते राशिदी, द लेटर्स ऑफ राशिद। ये लेटर्स दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं, एक मैनेजर भी था। इन लेटर्स में हमें पता चलता है उसने इंडिया से जड़ी बूटियां मंगवाने के लिए क्या ऑर्डर्स दिए, उसने चाइना से सीड्स मंगवाने के लिए क्या कहा, उसने अपने बेटों को जो गवर्नर्स थे कैसे एडवाइस दी कि टैक्स कैसे कलेक्ट करें बिना किसानों को परेशान किए। एक लेटर में वो अपने बेटे को लिखता है, याद रखना, किसान एक पेड़ यानी कि ट्री की तरह है और टैक्स उसका फल यानी कि फ्रूट। अगर तुम पेड़ की जड़ काट दोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? खेती को बचाओ, खजाना अपने आप भर जाएगा। ये इकोनॉमिक विजडम भी जो उसने गजान खान के रिफॉर्म्स में डाली थी। दोस्तों, राशिद अल दीन ने दुनिया को एक धागे में पिरो दिया था। अपनी कलम से उसने बॉर्डर्स मिटा दिए थे। लेकिन जैसा कि हमने पार्ट 3 में देखा, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए, उसकी लाइब्रेरी जला दी गई। लेकिन क्या उसका विजन मर गया? नहीं। राशिद अल दीन की मौत के बाद उसकी लेगेसी कैसे आगे बढ़ी? कैसे तैमूर और मुगल्स ने राशिद के काम को आगे बढ़ाया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रबे राशिदी के खंडहर आज हमें क्या बताते हैं? पार्ट 5 में हम चलेंगे आर्किटेक्चर की दुनिया में। हम देखेंगे रबे राशिदी का डिज़ाइन जो एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा एक स्मार्ट सिटी था, और हम देखेंगे कि कैसे आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स वहाँ खुदाई करके उस सच को ढूंढ रहे हैं जो अली शाह ने मिटाने की कोशिश की थी। तैयार रहिए पार्ट 5 के लिए, द स्टोन्स स्पीक। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी कहाँ थी, तो आप शायद सिंगापुर या दुबई का नाम लेंगे। लेकिन आज से 700 साल पहले ईरान के तबरीज शहर के उत्तर में पहाड़ियों पर एक ऐसा शहर बसाया गया था जो अपने वक्त से 500 साल आगे था। इस शहर में अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम यानी कि कनात था, पेपर फैक्ट्री थी, हॉस्पिटल था जहां 24/7 डॉक्टर्स रहते थे, स्ट्रीट लाइटिंग का इंतजाम था और हाउसिंग कैंपस था जहां 30,000 लोग रहते थे।
इस शहर का नाम था रबे राशिदी, द क्वार्टर ऑफ राशिद। ये राशिद अल दीन का सपना था जो पत्थर और चूने में बदल गया था। अली शाह ने इसे तोड़ दिया, लुटेरों ने इसे बर्बाद कर दिया। आज वहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन सुसान बाबई जैसे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब वहाँ खुदाई की और राशिद के वक्फनामा यानी कि एंडाउमेंट डीड को पढ़ा तो वो दंग रह गए। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक साइंटिफिक मशीन थी। आज हम इस मशीन के अंदर चलेंगे। द ब्लूप्रिंट, द वक्फनामा, द 382 पेज डॉक्यूमेंट। रबे राशिदी आज टूट चुका है, लेकिन उसका नक्शा आज भी जिंदा है। राशिद अल दीन इतना मेटिकुलस था कि उसने अपनी मौत से पहले एक वक्फनामा लिखा था। ये 382 पेजेस का लीगल डॉक्यूमेंट है जो आज भी तबरीज म्यूजियम में है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, लाइब्रेरी में सर्दियों में आग जलाने के लिए कितनी लकड़ी यूज होगी, किस डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से पेड़ कहाँ लगाए जाएंगे, स्नो रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा। राशिद ने लिखा था, इस शहर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये कयामत तक चलता रहे, बिना किसी राजा की मदद के। उसने इस सिटी को सेल्फ सस्टेनिंग बनाया था। सिटी के आसपास के गांव का टैक्स सीधा यहाँ आता था। पेपर मिल्स का प्रॉफिट सीधा हॉस्पिटल में जाता था। ये एक परफेक्ट इकोनॉमिक मॉडल था जो उसने गजान खान के रिफॉर्म्स में डाली थी। वॉकिंग थ्रू द सिटी, द आर्किटेक्चर ऑफ नॉलेज। अगर आप 1310 एडी में रबे राशिदी में एंटर करते तो आपको क्या दिखता? 1. द गेट ऑफ इंटेलिजेंसिया। सबसे पहले आप एक विशाल दरवाजे से गुजरते। ये दरवाजा इल्खानिड आर्किटेक्चर का मास्टरपीस था, ब्लू टाइल्स और क्यूफिक कैलीग्राफी से सजा हुआ। 2. द कूचाए उलमा, स्ट्रीट ऑफ स्कॉलर्स। ये सिटी का रेजिडेंशियल एरिया था। राशिद अल दीन ने यहाँ पूरी दुनिया से स्कॉलर्स को बुलाया था। यहाँ एक गली में चाइनीज डॉक्टर्स रहते थे, तो दूसरी गली में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, तीसरी गली में बिजेंटाइन आर्टिस्ट्स रहते थे। राशिद ने ब्रेन ड्रेन को रिवर्स कर दिया था। वो दुनिया का टैलेंट तबरीज में खींच लाया था। 3. द पेपर मिल एंड स्क्रिप्टोरियम। ये सिटी का इंजन रूम था। यहाँ पानी की चक्कियों से पेपर बनता था। हजारों स्क्राइब्स दिन रात जामी अल तवारीख की कॉपीज बनाते थे। राशिद ने स्पेसिफाई किया था कि कागज बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और इंक ऐसी होनी चाहिए जो सालों तक फीकी ना पड़े। 4. द टूम्ब कॉम्प्लेक्स। सिटी के सेंटर में राशिद अल दीन ने अपना मकबरा बनाया था। ये सिर्फ कब्र नहीं, ये एक सिंबल था। उसने वहां कुरान की कंटिन्यूसली रेसिटेशन का इंतजाम किया था। दुख की बात यह है कि मौत के बाद अली शाह ने इस टूम्ब को तोड़ दिया और राशिद की हड्डियों को जूइश सिमेट्री में फेंक दिया। बाद में तिमूर के बेटे ने उन्हें वापस लाया। सुसान बाबई की इंसाइट, आर्किटेक्चर एज पावर। प्रोफेसर सुसान बाबई, इस्लामिक आर्ट हिस्टोरियन, अपनी रिसर्च में कहती हैं कि रबे राशिदी सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, ये प्रोजेक्शन ऑफ पावर था। मंगोल्स पहले टेंट्स में यानी कि यर्ड्स में रहते थे। उनके पास कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था। राशिद अल दीन ने रबे राशिदी बनाकर मंगोल्स को एक कैपिटल दी। उसने दिखाया कि मंगोल्स अब सिर्फ घुमक्कड़ नहीं, वो एम्पायर बिल्डर्स हैं। जब फॉरेन एम्बेसडर्स वेनिस या चाइना से आते थे तो वो रबे राशिदी की शान देखकर डर जाते थे। उन्हें लगता था कि जो राजा इतना बड़ा हॉस्पिटल और लाइब्रेरी बना सकता है, उसकी फौज कितनी ताकतवर होगी। राशिद ने आर्किटेक्चर को डिप्लोमैटिक वेपन की तरह यूज किया। द लेगेसी ऑफ आर्ट फ्रॉम तबरीज टू द ताजमहल। रबे राशिदी टूट गया, लेकिन वहां पैदा हुआ आर्ट स्टाइल जिंदा रहा। राशिद के आर्टिस्ट्स ने जो मंगोल पर्शियन चाइनीज फ्यूजन स्टाइल बनाया था वो फैल गया। द तिमूरिड्स। जब तिमूर आया तो वो राशिद के विजन से इंस्पायर्ड हुआ। उसने समरकंद को रबे राशिदी की तरह सजाया। उसके बेटे शाहरुख ने हेरात में वही लाइब्रेरी कल्चर शुरू किया। द मुगल्स, इंडिया। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। मुगल बादशाह अकबर और हुमायूं को इलस्ट्रेटेड हिस्ट्रीज का शौक कहाँ से आया? राशिद अल दीन की लेगेसी से। अकबर का हमजानामा या अकबरनामा देखिए, उसमें जो पेंटिंग स्टाइल है, हाई होराइजन, चाइनीज क्लाउड्स, वाइब्रेंट कलर्स, वो सीधा राशिद अल दीन के किताब खाना से इंस्पायर्ड हुआ है। हम कह सकते हैं कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग का दादा राशिद अल दीन का आर्ट स्कूल था। द एक्सकेवेशंस, डिगिंग फॉर ट्रूथ। 20th सेंचुरी तक लोगों को लगता था कि रबे राशिदी बस एक कहानी है, लेकिन 1960s और फिर रिसेंट ईयर्स में ईरानियन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहां खुदाई शुरू की। उन्हें क्या मिला? टाइल्स। ऐसी क्वालिटी की टाइल्स जो आज भी चमक रही हैं। वाटर पाइप्स, मिट्टी के पाइप्स जो दिखाते हैं कि वहाँ कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम था। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो प्रूफ हैं कि वहाँ एडवांस्ड मेडिकल सर्जरीज होती थीं। ये पत्थर चीख चीख कर गवाह दे रहे हैं कि अली शाह ने झूठ बोला था। राशिद अल दीन ने पैसे चुराए नहीं थे, उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे फ्यूचर में। राशिद अल दीन का शहर मिट्टी में मिल गया, उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन 700 साल बाद हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अली शाह उसका दुश्मन, उसका नाम कोई नहीं जानता सिवाय एक विलेन के रूप में। इस कहानी का अंत क्या है?
राशिद अल दीन की जिंदगी हमें आज टुडे क्या सिखाती है? एक ऐसे ज़माने में जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे हैं, राशिद का नॉलेज मैनेजमेंट हमारे किस काम का है? कैसे हम अपनी लेगेसी को अली शाह से बचा सकते हैं? पार्ट 6 में हम निकालेंगे टॉप 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम राशिद अल दीन फदलल्लाह। कैसे एक आउटसाइडर एम्पायर का लीडर बनता है, कैसे सिस्टम बनाकर अपनी लेगेसी को इमॉर्टल किया जाता है, और कैसे दुश्मन को नहीं, दुश्मन के नैरेटिव को हराया जाता है। तैयार रहिए द फाइनल वर्डिक्ट के लिए। दोस्तों, आज हम इस सफर के अंत पर हैं। हमने देखा कि कैसे एक आउटसाइडर यानी कि जूइश फार्मासिस्ट दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का आर्किटेक्ट बना। हमने देखा कि कैसे उसने रबे राशिदी बनाया, जो अपने वक्त का गूगल और सिलिकॉन वैली था। और हमने देखा कि कैसे पॉलिटिक्स और जेलसी ने उसे फिजिकल मौत तो दी, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी को नहीं मार पाई। राशिद अल दीन फदलल्लाह हमदानी सफल था या असफल? अगर आप जिंदा रहने को सक्सेस मानते हैं तो वो फेल हुआ, उसे बुरी तरह मारा गया। लेकिन अगर आप इम्पैक्ट को सक्सेस मानते हैं तो वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा विनर है। आज हम जेंगिस खान को सिर्फ एक हत्यारा नहीं मानते, बल्कि एक लीडर मानते हैं, राशिद की वजह से। आज हमें पता है कि 13th सेंचुरी का इंडिया और चाइना कैसा था, राशिद की वजह से। आइए जमी अल तवारीख और रब ए राशिदी के खंडरों से टॉप 5 लाइफ लेसन्स निकालते हैं। ये लेसन्स आज के सीईओज, हिस्टोरियंस और स्टूडेंट्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेसन नंबर 1, द आउटसाइडर एडवांटेज, डाइवर्सिटी इज पावर। ये कॉन्सेप्ट उसके ज्यूइश, पर्शियन, इस्लामिक बैकग्राउंड से। राशिद अल दीन सोसाइटी का आउटसाइडर था। वो मंगोल नहीं था, वो पर्शियन था। वो ओरिजिनली मुस्लिम नहीं था, वो ज्यूइश था। लोगों ने इसे उसकी कमजोरी समझा। अली शाह ने इसे अटैक किया, लेकिन राशिद ने इसे अपनी ताकत बनाया। क्योंकि वो किसी एक बॉक्स में फिट नहीं होता था, इसलिए वो सबको समझ सकता था। वो चाइनीज डॉक्टर से भी बात कर सकता था और अरब मुल्लाज से भी। वो फ्रैंक्स यानी यूरोपियंस को भी बिना नफरत के देख सकता था। एप्लीकेशन फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आप फिट इन नहीं हो रहे, शायद आप इंजीनियर होकर राइटर बनना चाहते हैं या स्मॉल टाउन से होकर ग्लोबल सोचते हैं, तो डरिए मत। योर यूनिक बैकग्राउंड इज योर सुपर पावर। जो इंसान दो अलग दुनियाओं को जोड़ सकता है, वही नया इनोवेशन लाता है। बी द ब्रिज, नॉट द वॉल। लेसन नंबर 2, बिल्ड सिस्टम्स नॉट जस्ट स्टैचूज, इंस्टीट्यूशनलाइज योर वर्क। ये कॉन्सेप्ट रब ए राशिदी और वक्फनामा से है। राशिद जानता था कि सुल्तान का मूड बदलता रहता है। अगर वो सिर्फ सुल्तान का दोस्त बनकर रहता तो उसके मरने के बाद सब खत्म हो जाता। उसने क्या किया? उसने रब ए राशिदी बनाया। उसने वक्फनामा लिखा। उसने सिस्टम बनाया कि मेरे मरने के बाद भी इस हॉस्पिटल को टैक्स का पैसा मिलता रहेगा। एप्लीकेशन फॉर यू। आज के कॉर्पोरेट लीडर्स और क्रिएटर्स के लिए ये सबसे बड़ा लेसन है। सिर्फ काम मत करो, सिस्टम बनाओ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो सिर्फ वीडियो मत बनाओ, एक टीम और प्रोसेस बनाओ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ऐसे रूल्स बनाओ कि कंपनी आपके बिना भी चले। ग्रेटनेस वो है जो आपके कमरे से जाने के बाद भी जिंदा रहे। लेसन नंबर 3, द बैकअप प्लान, रिस्क मैनेजमेंट। राशिद अल दीन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क मैनेजर था। उसे पता था तबरीज जल सकता है, उसे पता था दुश्मन उसकी किताबें जला देंगे, तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया। उसने अपनी किताबों की कॉपीज बनाई और दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दी। तबरीज जला दिया गया, लेकिन किताबें इस्तांबुल और हेरात में बच गईं। एप्लीकेशन फॉर यू। कभी भी अपनी सारी एसेट्स, सारा डेटा या सारा ट्रस्ट एक जगह मत रखो। चाहे वो पैसा हो, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। चाहे वो डेटा हो, क्लाउड बैकअप। चाहे वो करियर हो, मल्टीपल स्किल्स। ऑलवेज अज्यूम दैट द वर्स्ट विल हैपन एंड प्लान फॉर इट। राशिद का सर कट गया, पर उसका दिमाग बच गया क्योंकि उसने बैकअप प्लान बनाया था। लेसन नंबर 4, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, लिसन टू द एनिमी। ये कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ द फ्रैंक्स एंड इंडियंस से है। राशिद अल दीन ने इस्लाम के दुश्मनों, क्रूसेडर्स और अलग धर्म वालों, बुद्धिस्ट्स और हिंदूज के बारे में लिखा, लेकिन उसने उन्हें गाली नहीं दी। उसने उन्हें समझने की कोशिश की। उसने कहा कि हिस्ट्री तब तक अधूरी है जब तक हम दूसरे पक्ष की कहानी न सुन लें। एप्लीकेशन फॉर यू। आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, यानी एको चेम्बर। राशिद हमें सिखाता है लिसन टू अपोजिंग व्यूज। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर या दुश्मन को नहीं समझेंगे तो आप उसे कभी हरा नहीं पाएंगे और ना ही उससे कुछ सीख पाएंगे। ट्रूथ हैज नो साइड। लेसन नंबर 5, द पावर ऑफ सिंथेसिस, कनेक्टिंग द डॉट्स। ये कॉन्सेप्ट जमी अल तवारीख के स्ट्रक्चर से है। राशिद अल दीन ने नया क्या किया? फैक्ट्स तो सबके पास थे। चाइनीज हिस्ट्री चाइनीज के पास थी, इंडियन हिस्ट्री इंडियंस के पास थी। राशिद ने उन्हें जोड़ा, सिंथेसाइज किया। उसने दिखाया कि कैसे एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी है, कि कैसे मंगोल्स का राइज चाइना और यूरोप दोनों को अफेक्ट कर रहा है।
एप्लीकेशन फॉर यू। इन्फॉर्मेशन आज फ्री है, गूगल पर सब कुछ है, लेकिन वैल्यू इन्फॉर्मेशन में नहीं, सिंथेसिस में है। कौन दो अलग चीज़ों को जोड़कर नई स्टोरी बना सकता है? कौन टेक और हिस्ट्री को जोड़ सकता है? कौन बायोलॉजी और कोडिंग को जोड़ सकता है? फ्यूचर उनका है जो डॉट कनेक्टर्स हैं, सिर्फ कलेक्टर नहीं। द फाइनल विजुअल, द घोस्ट ऑफ राशिद अल दीन। दोस्तों, आज जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जब हम विकिपीडिया पढ़ते हैं, तो हमें राशिद अल दीन को याद करना चाहिए। वो पहला आदमी था जिसने सपना देखा था कि दुनिया की सारी नॉलेज एक जगह होनी चाहिए। उसकी मौत दर्दनाक थी। उसके बेटे का सर उसकी आंखों के सामने काटा गया, उसकी बॉडी को शहर में घुमाया गया। लेकिन 700 साल बाद अली शाह यानी उसका कातिल का नाम सिर्फ एक फुटनोट है और राशिद अल दीन का नाम यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में दर्ज है। तलवार शरीर को मार सकती है, आग कागज को जला सकती है, लेकिन विचार यानी आइडिया अगर वो सच्चा है तो वो अमर होता है। राशिद अल दीन फजलल्लाह हमदानी ने हमें सिखाया, लिखना मौत के खिलाफ इंसान की सबसे बड़ी बगावत है। टू राइट इज द अल्टीमेट रिबेलियन अगेंस्ट डेथ। इसके साथ ही हमारी ये डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री सीरीज राशिद अल दीन द कीपर ऑफ द वर्ल्ड्स मेमोरी यहाँ ख़त्म होती है। हमने मंगोल यर्ट से लेकर तबरीज़ की लाइब्रेरीज तक का सफ़र तय किया। अगर आपको ये डिटेल स्टोरी टेलिंग पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टोरीज बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली सीरीज इब्न बतूता द ट्रैवलर ऑफ इस्लाम या एविसेना यानी इब्न सिना पर बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हिस्ट्री लिखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हिस्ट्री बनाते रहिए। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।